अगर कुछ देर आप धीरज के साथ अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो MHD5 का जो ये प्रश्न है, IA रिचर्ड्स के मूल्य सिद्धांत पर प्रकाश डालिए, जो आज तक आप लोगों को समझ में नहीं आया, इस वीडियो में बहुत ही आसान भाषा में या फिर आसान शब्दों में मैं आप लोगों को समझाऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा। तो प्रश्न है, IA रिचर्ड्स के मूल्य सिद्धांत पर प्रकाश डालिए। इसके जवाब को समझने से पहले हमें ये जान लेना थोड़ा ज़रूरी है कि IA रिचर्ड्स कौन थे। तो IA रिचर्ड्स इंग्लैंड के रहने वाले थे। ठीक है, आप लोगों के माइंड में सारी चीज़ें जब क्लियर हो जाएंगी तो आप लोग खुद इसका आंसर बनाकर लिख सकते हैं। ये इंग्लैंड के रहने वाले थे और इनका जन्म चेशायर में हुआ था। अब चेशायर क्या है? तो चेशायर इंग्लैंड में एक जगह का नाम है। वे एक प्रसिद्ध कवि और विद्वान भी थे। कौन? IA रिचर्ड्स। अच्छा, इनका पूरा नाम जो है वो है ईवर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स। इनका जन्म हुआ 26 फरवरी 1893 में और वे जीवन भर आलोचना शास्त्र को व्यवस्थित रूप देने में प्रयासरत रहे। मतलब जो आलोचना शास्त्र लिखे गए या फिर बनाए गए उसी को इन्होंने एक व्यवस्थित रूप देने में ही अपना जीवन गुजार दिया। कॉलरिज जो हैं उनके बाद वे ही ऐसे समीक्षक हैं जिन्होंने आलोचना दृष्टि में बहुत कुछ नया जोड़ा है और इनकी मृत्यु 7 सितंबर सन 1989 में हुई। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग, आखिर ये जो प्रश्न आया है इनका मूल्य सिद्धांत कई बार आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। भूमिका के तौर पर हम लोग लिखेंगे कि कला क्यों मायने रखती है। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि कला आखिर क्यों मायने रखती है हमारे जीवन में। तो इसको समझिए बहुत ही धीरज के साथ। हम सभी अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी किसी कहानी, कविता, गाने या तस्वीर से प्रभावित तो होते ही हैं। आप भी हुए होंगे किसी न किसी कविता से, किसी न किसी कहानी। आपको कोई ऐसी कहानी होगी जो आपको बहुत अच्छी लगती होगी, कोई किसी का बनाया हुआ कोई तस्वीर होगा जो बहुत अच्छा लगता होगा आपको देखने में, कोई ऐसा गाना होगा जो आपको बहुत अच्छा लगता होगा सुनने में। तो हम सोचते हैं कि वाह क्या खूबसूरत है, या फिर कितनी खूबसूरती से इसे गाया गया है, या इसने मेरे दिल को छू लिया। तो हम लोग यही सोचते हैं कि क्या खूबसूरत है कि इसने हमारे दिल को छू लिया। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी ऐसा सोचा है कि ऐसा होता क्यों है? कभी आप लोगों ने ऐसा सोचा कि ऐसा होता क्यों है? तो कला हमें क्यों अच्छी लगती है या क्यों हमें प्रभावित करती है? जो ये कलाएं हैं, जैसे किसी का तस्वीर अच्छा लगना, किसी का कोई गाना अच्छा लगना, किसी की कोई कविता अच्छा लगना, किसी की कोई कहानी अच्छा लगना, आखिर यह हमें क्यों प्रभावित करती है और हमें क्यों अच्छी लगती है? तो सदियों से जो दार्शनिक और विचारक इस सवाल का जवाब ढूंढते रहे हैं, कई लोग मानते थे कि कला इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि वो हमें एक खास तरह का आनंद देती है। आप लोग भी बोलेंगे कि सर ये जो कला है वो हमें एक तरह का आनंद देती है, इसीलिए यह हमें अच्छी लगती है, या हमें कुछ सुंदर चीज़ें दिखाती है। या तो तस्वीर बनाया हुआ देखेंगे तो हमें कोई नई चीज़ें लगेगी जो बहुत ही सुंदर होगा, हमें एक अलग तरीके का आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगी, इसलिए हमें अच्छी लगती है। इसी कड़ी में IA रिचर्ड्स एक ऐसे महत्वपूर्ण विचारक थे। तो IA रिचर्ड्स जो हैं इसी कड़ी पर बात करते हैं और ऐसे महत्वपूर्ण विचारक थे जिन्होंने कला और साहित्य के मूल्य को देखने का एक बिल्कुल नया तरीका इन्होंने बताया। कला और साहित्य का क्या मूल्य है, इसको देखने का इन्होंने बहुत ही एक अलग और नया तरीका बताया। उन्होंने कहा कि कला का मूल्य सिर्फ आनंद या खूबसूरती में नहीं है। अगर आप बोलेंगे कि आपको जो चीज़ें अच्छी लगती है क्योंकि उसमें से आपको खुशी मिलती है इसलिए अच्छी लगती है, तो IA रिचर्ड्स का कहना है कि ये सिर्फ आनंद या फिर खूबसूरती नहीं है कला का मूल्य, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा भी गहरा है जो हमें आज तक हम लोगों ने कभी नहीं समझा है। उन्होंने उन पुराने विचारों को चुनौती दी और एक वैज्ञानिक या फिर मनोवैज्ञानिक नज़रिए से समझाया कि कला हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है। ठीक है, तो हमें समझना है कि कला हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। जो पुराने विचार थे जिससे हम लोग कहते हैं कि मुझे आनंद मिला इसलिए मुझे खुशी हुई इसलिए मुझे अच्छा लगा, तो ये जो पुराने विचार हैं इसको इन्होंने नकार दिया और कहा कि एक नया और मनोवैज्ञानिक नज़रिए देखिए। रिचर्ड्स का मूल्य सिद्धांत कुछ इस प्रकार है कि भावनाओं का संतुलन। इन्होंने कहा कि रिचर्ड्स का मुख्य सिद्धांत यह है कि कला का असली काम हमें कोई खास सुंदरता या अनुभव कराना या सिर्फ खुश कराना नहीं है।
कला जो है उसका काम हमें सिर्फ सुंदरता प्रदान करना या फिर अनुभव से हमें खुश कराना, ये उसकी कला नहीं है, बल्कि कला का महत्व इस बात में है कि वो हमारे मन में उठने वाली हजारों भावनाओं, विचारों और इच्छाओं को कैसे संभालती है और उनमें संतुलन पैदा करती है। इनका कहना था कि अगर आप किसी चीज़ को देखकर खुश होते हैं तो हो सकता है उसके ऑपोजिट किसी चीज़ को देखकर आप दुखी भी हो जाएंगे। तो इनका कहना है कि हमारे मन में हजारों भावनाएं चलती हैं, विचार हमारे मन में चलते रहते हैं, इच्छाएं हमारे मन में चलती रहती है कि नहीं। अभी भी आप लोगों के मन में इच्छाएं चल रही हैं कि आप लोग एग्जाम में पास हो जाएंगे, लेकिन अभी आप लोग एग्जाम दिए ही नहीं है, मान लीजिए MHD 5 का। तो ये जो इच्छाएं आप लोगों के मन में लगातार चल रही हैं, और भी बहुत सारी इच्छाएं चल रही हैं, इन्होंने कहा कि इन सारी चीज़ों को कैसे संभालती है वही कला है, और उनमें संतुलन किस तरह से बनाकर रखती है। कोई किसी के साथ किसी भी भावनाओं के साथ, किसी भी इच्छा के साथ, किसी इच्छा का या फिर किसी हमारे मन के भावनाओं को किसी भावना के साथ कोई झगड़ा नहीं होता। उनका कहना यही था। इन्होंने कहा कि ज़रा सोचिए, हमारे दिमाग में हर पल कितनी सारी चीज़ें चल रही होती हैं, जैसे प्यार, गुस्सा, डर, खुशी, दुख, उम्मीद, चिंताएं चलती हैं कि नहीं। तो ये सब जो हैं एक साथ चलती रहती हैं। कई बार ये भावनाएं एक दूसरे से टकराती भी हैं, कई बार इनका टकराहट भी होता है। जैसे आप किसी चीज़ को चाहते भी हैं और उससे डरते भी हैं। टकराहट जो है वो किस प्रकार की टकराती है, जैसे मान लीजिए आप किसी चीज़ को चाहते भी हैं कि वो आपका हो जाए, लेकिन आप उससे डरते भी हैं। तो रिचर्ड्स ने कहा कि अच्छी कला वही है जो इन सभी कठिन और सभी जटिल और कभी कभी विरोधी भावनाओं को एक साथ लाती है। इनका कहना था कि जो ये सारी चीज़ों को एक साथ लेकर चलेगी, जो इन सारी चीज़ों को एक साथ लेकर चलेगी, उसी को इन्होंने मूल्य कला कहा, मूल्य उसी को इन्होंने माना। और उनमें एक तरह का सामंजस्य या फिर तालमेल बिठाती है, मतलब कभी किसी में कोई दिक्कतें नहीं होंगी, तालमेल बिठा कर चलेगी। और जब ऐसा होता है तो हमें एक गहराई भरा संतोषजनक अनुभव भी मिलता है। तो उन्होंने इस मानसिक स्थिति को साइनेस्थेसिस कहा। उन्होंने हमारे इस मानसिक स्थिति को क्या कहा? साइनेस्थेसिस कहा। बाद में उन्होंने इसे सिंथेसिस भी कहा, मतलब पहले इन्होंने ये शब्द कहा साइनेस्थेसिस और बाद में इन्होंने इसे सिंथेसिस भी कहा, जिसका अर्थ है विभिन्न तत्वों को मिलाकर एक नई इकाई बनाना। मतलब बहुत सारी चीज़ों को एक साथ लेकर जब हमारा मन चलता है, सबको लेकर चलने के बाद भी उसको जब संतुलन बनाकर रख लेता है और उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होने देता, तो इसी को इन्होंने सिंथेसिस भी कहा है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। उनके अनुसार एक अच्छी कविता या अच्छे पेंटिंग जो हमारे पास होती है, मान लीजिए आपके पास कोई अच्छी कविता है या फिर कोई अच्छी पेंटिंग है या फिर आपने कहीं से सुनी है, तो उसका उद्देश्य यही है कि वो हमारे मन की ज़्यादा से ज़्यादा भावनाओं और इच्छाओं को शामिल करे। मतलब हमें बहुत सारी चीज़ों को एक साथ उस पेंटिंग में या फिर उस कविता में हमें दिखाए और उन्हें इस तरह से व्यवस्थित करे कि हमारे मन में एक स्थिरता और शांति आ जाए। उसे सुनने के बाद हमारे मन में कोई कड़वाहट नहीं रहनी चाहिए और ज़्यादा आनंद भी नहीं होनी चाहिए, सब कुछ एक संतुलन की तरह चले। यह ठीक वैसे ही है जैसे एक कुशल संगीतकार कई अलग अलग वाद्यों को एक साथ बजाकर एक सुंदर धुन बनाता है, जहाँ कोई भी वाद्य बेसुरा नहीं लगता। इसका उदाहरण इन्होंने एक संगीतकार के साथ दिया है कि मान लीजिए कोई एक ऐसा वाद्य यंत्र बजाने वाला व्यक्ति है जो कई सारे सुरों को मिलाकर एक ऐसा धुन तैयार कर देता है जिसको आप सुनेंगे तो अच्छा भी लगेगा और आपको गुस्सा भी नहीं लगेगा और वो जो सुर है वो आपके दिलो दिमाग तक पहुंच जाएगा। तो रिचर्ड्स ने कई विचारों का खंडन किया। पहला नंबर इसमें दिखाया गया कि सौंदर्य की खास भावना नहीं होती। इन्होंने कहा कि सौंदर्य जो है उसकी कोई खास भावना नहीं होती है। पहले कुछ लोग कहते थे कि सौंदर्य का अनुभव एक अलग ही तरह की खास भावना होती है। पहले लोग कहते थे कि जो सौंदर्य है उसकी एक अलग भावना है, उसका एक अलग वैल्यू है जो सिर्फ कला से मिलती है। इन्होंने कहा सौंदर्य जो है वो कला से मिलती है, लेकिन रिचर्ड्स ने कहा ये पुरानी चीज़ें थी, लेकिन रिचर्ड्स ने कहा कि ऐसा नहीं है। मनोविज्ञान में ऐसी किसी खास भावना का कोई सबूत ही नहीं मिलता उनको, इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसी कोई खास भावना जो है हमारे अंदर या फिर हमारी इन चीज़ों के अंदर नहीं है। कला का अनुभव भी हमारे रोज़मर्रा की भावनाओं जैसे खुशी, दुख, आश्चर्य से ही बना होता है। इनका कहना था कि हमारी जो रोज़ की ज़िंदगी चल रही है, डेली लाइफ स्टाइल जो चल रही है, वहीं से जैसे हमें खुशी होना, दुख होना, आश्चर्यचकित होना, इन सारी चीज़ों से ही हमें कला में भावनाएं ज़्यादा व्यवस्थित और गहरे तरीके से अनुभव की जा सकती है। अच्छा, दूसरे नंबर पर है आनंद ही सब कुछ नहीं है। रिचर्ड्स ने इसका भी खंडन किया। जॉर्ज संतायना
जॉर्ज सांताना भी एक विचारक थे जिन्होंने इनका मानना था कि सौंदर्य का मतलब ही आनंद है। ये भी कहते थे कि अगर कोई चीज़ें अच्छी लगती है तो मतलब आपको खुशी मिलती है। रिचर्ड्स ने कहा इस बात पर भी आपत्ति जताई। रिचर्ड्स ने इस बात पर भी आपत्ति जताई और कहा, उन्होंने कहा कि हर आनंददायक अनुभव सुंदर नहीं होता। इन्होंने कहा हर अच्छा लगने वाली चीज़ें सुंदर नहीं होती और सौंदर्य से हमेशा आनंद ही मिले ये भी जरूरी नहीं। रिचर्ड्स ने कहा कि कोई चीज़ें अगर सुंदर है तो उससे आपको आनंद ही मिले ये जरूरी नहीं है। आनंद दे तो ये सुंदर हो ये जरूरी नहीं है, और अगर सुंदर हो तो उसमें आपको आनंद मिले ये भी जरूरी नहीं है। उनके लिए कहा, उनके लिए है आनंद कला के मूल्य का एकमात्र पैमाना नहीं था, बल्कि यह एक छलावा था जो लोगों को अपने छलावा जैसा था जो हमें असली मूल्य से भटकाता था, जो हमें अपने असली मूल्य तक पहुंचने से भटकाता था। अगर कोई चीज़ें हमें अच्छी लग जाती है तो हम लोग उसे आनंद समझ लेते हैं, या फिर जो आनंद में किसी चीज़ को देखते हैं तो वो हमें सुंदर लगने लगे। मतलब सुंदर और आनंद के बीच का यहाँ पे डिफरेंस इन्होंने बताया है। एक बार आप लोग खुद इसे पढ़िए और अच्छे से समझ में आ जाएगा। रिचर्ड्स का सीधा साधा तर्क था, कला का अनुभव और हमारी आम जिंदगी का अनुभव मूल रूप से एक ही है। इन्होंने कहा कि कला का जो अनुभव है और हमारी जो मूल अनुभव जो है, या फिर हमारी जो जिंदगी का जो अनुभव है, वो दोनों एक ही है, वे अलग अलग नहीं हैं। अंतर बस इतना है कि कला में हमारे अनुभव ज़्यादा सूक्ष्म और व्यवस्थित होते हैं। कला में जो किसी भी चीज़ की अगर हम लोग कला दिखाते हैं तो उसमें जो हमारे अनुभव होते हैं वो सूक्ष्म रूप से होते हैं और व्यवस्थित मतलब ढंग से होते हैं, ढंग से तैयार किए गए होते हैं। जैसे जब आप कोई कविता पढ़ते हैं या संगीत सुनते हैं तो यह उस अनुभव से अलग नहीं होता जो आपको सुबह तैयार होते समय बाजार में चलते हुए होता है। ठीक है, सुबह तैयार होते समय या फिर बाजार में चलते हुए होता है। तो इन्होंने कहा कि मान लीजिए कोई कविता लिखा गया है, लेकिन उसको इतने अच्छे ढंग से लिखा गया है, जो एक मान लीजिए कोई गाना लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन उसको इतने अच्छे ढंग से गाया जा रहा है कि उसमें एक व्यवस्थित रूप है। तो ये उससे अलग नहीं है जो आप सुबह उठकर जो आप तैयार होते हैं ऑफिस जाने के लिए, या फिर बाजार में चलते हुए जो आपको एहसास होता है, ये सारी चीज़ें या फिर जो अनुभव होता है इनसे अलग नहीं है। अगर व्यवस्थित है तो सारी चीज़ें ठीक है। अंतर सिर्फ उनका जटिलता और व्यवस्था का है। उन्होंने कहा कि जो चीज़ें व्यवस्थित होती है वो हमें अच्छी लगती है। कला के दो रूप हैं, बाहर करना और शामिल करना। कला का यहाँ पे उन्होंने दो रूप कहा, जैसे कोई चीज़ को, किसी चीज़ को बाहर कर देना और किसी चीज़ को शामिल कर देना। तो रिचर्ड्स ने भावनाओं को संतुलित करने के तरीके का आधार पर कला को दो मुख्य वर्गों में बांट लिया है। कला का जो बाहरी वर्ग है वो है अपवर्जी या फिर बहिर्वेशी कला, मतलब एक्सक्लूशनरी आर्ट। इस तरह की कला में कलाकार कुछ विरोधी भावनाओं या विचारों को बाहर कर देता है। जो कलाकार होता है, अगर कोई भावनाएं विरोधी काम कर रही हैं तो उसको सीधा अपने कला से बाहर कर देता है, ताकि एक सीधा साधा और सरल संतुलन बना सके या फिर बन सके। यह कला हमें एक सीधी सीधी भावना देती है, जैसे सिर्फ खुशी या सिर्फ दुख। ये जो अपवर्जी है इसमें या तो सिर्फ खुशी को रखा जाएगा, दुख को बाहर निकाल दिया जाएगा, या फिर दुख को रखा जाएगा, खुशी को बाहर निकाल दिया जाएगा, मतलब किसी एक कोई जगह दिया जाएगा। रिचर्ड्स इसे बहुत महान कला नहीं मानते हैं। रिचर्ड्स इसे नहीं मानते हैं, कहते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसमें जीवन की जटिलता कम होती है। इसमें कोई जटिलता है ही नहीं, मतलब वो एक ही रास्ते पे चल रही है, या तो खुशी या तो गम। समावेशी या अंतर्वेशी कला के अंदर इन्होंने कहा कि यह रिचर्ड्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण थी। इस कला में कलाकार जीवन के सभी जटिल और यहाँ तक कि विरोधी भावनाओं को शामिल करता है। यहाँ पर रिचर्ड्स ने कहा कि समावेशी में क्या होता है, जो कलाकार होता है वो इन्होंने इसको बहुत महत्वपूर्ण माना और कहा कि इस कलाकार जो होता है उसमें जटिल मतलब जो चीज़ें होती हैं और विरोधी भावनाएं जो होती हैं उसको भी शामिल करता है। जैसे कि एक ही कविता में आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है, कहीं प्यार देखने को मिल सकता है, कहीं नफरत देखने को मिल सकता है, कहीं आशा, फिर कहीं निराशा, कहीं खुशी देखने को मिल सकती है, कहीं दुख देखने को मिल सकता है। तो सब एक साथ मिल सकते हैं, लेकिन कलाकार इतनी खूबी से इन्हें पिरोता है कि इन सब में एक गहरा और मजबूत संतुलन बन जाता है। यह हमें जीवन की पूरी जटिलता का अनुभव कराती है और फिर भी हमारे मन को शांत करती है। मतलब समावेशी में दोनों चीज़ें हैं, दुख भी होगा, गम भी होगा, आशा भी होगी, निराशा भी होगा, प्यार भी होगा, नफरत भी होगा। इन सारी चीज़ों के लेकर जब कलाकार कोई कविता लिखता है तो उसको इतनी अच्छी ढंग से उसको एक साथ पिरो देता है या फिर बांध देता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो हमें इस बात का एहसास ही नहीं होता कि इसमें सारी चीज़ें दी गई हैं। विडंबना को भी रखा गया है गहरी कला की पहचान के तौर पर। तो रिचर्ड्स ने कहा कि समावेशी कला की सबसे बड़ी पहचान विडंबना है। विडंबना एक ऐसा साहित्यिक तत्व है जहाँ एक बात कही जाती है लेकिन उसका अर्थ कुछ और होता है, या जहाँ विरोधी तत्वों को एक साथ रखा जाता है। विडंबना का मतलब ही हो गया, अगर कहा जाए
कि मैं नहीं माखन खाया। जैसे इसका उदाहरण के तौर पर एक उदाहरण मैं ले लेता हूँ, आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा। जैसे भगवान कृष्ण कहते थे अपनी माता यशोदा से कि मैं, एक बात देखिए, मैं नहीं माखन खायो, अपनी माता से बोल रहे हैं कि मैं नहीं माखन खायो। लेकिन यहाँ पे एक ही बात का दो मीनिंग निकल रहा है। एक होता है कि मैंने माखन नहीं खाया है, और इसका डबल मीनिंग और एक है, जैसे मैंने ही माखन खाया है। ठीक है, तो इसी चीज़ को, इसी को विडंबना कहते हैं। और यहाँ पर मैंने वो सिर्फ उदाहरण लिया है आप लोगों को समझाने के लिए। तो इन्होंने कहा कि इसमें कहा कुछ और जाता है और इसका अर्थ कुछ और होता है, तो जहाँ विरोधी तत्वों को एक साथ रखा जाता है। तो रिचर्ड्स के लिए विडंबना का मतलब था कि एक रचना में कई विरोधी आवेगों को, जैसे इच्छाओं को, भावनाओं को एक साथ लाया जाए और उन्हें एक केंद्र में व्यवस्थित किया जाए। बहुत सारी चीज़ों को एक साथ लाकर उसको व्यवस्थित किया जाए और इसी से रचना में एक आंतरिक संतुलन बन जाता है, या फिर बनता है। जो रचना होती है उसमें आंतरिक संतुलन बन जाता है। तो टी.एस. इलियट ने इसी को वैधग्य, विटिसिज्म, मतलब हास्य और व्यंग कहा है। मतलब हंसी भी चीज़ें मिलेगी और व्यंग भी मिलेगा। तो इन्होंने कहा था यह विडंबना ही है जो समावेशी कविता को इतनी शक्तिशाली बना देती है। समावेशी कविता का मतलब हो गया बहुत सारी चीज़ों को एक साथ लेकर चलना, सुख दुख, आशा निराशा, इच्छाएं आकांक्षाएं, सारी चीज़ों को लेकर जब चलती है तो ये इसको शक्तिशाली बना देती है, क्योंकि यह जीवन की उलझनों को स्वीकार करती है और फिर भी उनमें सामंजस्य बनाए रखती है या फिर लाती है। तो निष्कर्ष के तौर पर हम लोग समझ लेते हैं कि कला एक मानसिक संतुलन का साधन है। संक्षेप में रिचर्ड्स का मूल्य सिद्धांत हमें सिखाता है कि कला जीवन का अभिन्न जो अंग है, कला हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। यह कोई अलग दुनिया नहीं है, बल्कि हमारे रोज़मर्रा के अनुभवों का ही एक गहरा व्यवस्थित रूप है। जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी को अपने व्यवस्थित ढंग से अगर करेंगे तो ये भी एक कला हो जाएगी। और कला का सबसे बड़ा मूल्य जो है वो संतुलन है। कला संतुलन से ही चलती है। तो यह हमें इसलिए मूल्यवान लगती है क्योंकि यह हमारे मन में उठने वाले हज़ारों विचारों और भावनाओं, आवेगों को व्यवस्थित करती है। कला जो है वो हमारे मन में चल रहा है हज़ारों विचारों और भावनाओं को संतुलन करती है और व्यवस्थित करती है और उनमें तालमेल बिठाती है और हमें मानसिक स्थिरता भी देती है। तो कला संचार का सर्वोत्तम माध्यम है। कला के माध्यम से लेखक या कलाकार अपनी भावनाओं और अनुभवों को पाठक या दर्शक तक पहुंचाते हैं और इसी पहुंचाने की प्रक्रिया से पाठक के मन में संतुलन बनता है। मतलब जो कलाकार या फिर जो लेखक होते हैं अपनी भावनाओं, अपनी अनुभवों को दर्शकों या फिर जो पाठक होते हैं उनके तक पहुंचाते हैं और इसी पहुंचाने की प्रक्रिया में पाठक के मन में संतुलन भी बनता है। तो रिचर्ड्स के लिए कला हमें आनंद देने से बढ़कर हमारे मानसिक जीवन को बेहतर बनाने का शक्तिशाली साधन है। उन्होंने आलोचकों को मूल्यों का न्यायाधीश कहा, क्योंकि उनका काम यह पहचानना है कि कौन सी कला हमारे मन में अच्छा संतुलन और व्यवस्था पैदा करती है। भले ही कुछ लोगों ने उनके विचारों की आलोचना की हो, चाहे उन्हीं की आलोचना की गई हो, लेकिन उन्होंने आलोचकों को मूल्यों का न्यायाधीश कहा है। और कहा उन्होंने कि विचारों की आलोचना की हो ये बहुत व्यक्तिगत है। फिर भी रिचर्ड्स का यह योगदान साहित्य और कला के अध्ययन में मील का पत्थर साबित हुआ और जिसने हमें कला के वास्तविक मूल्य को समझने का एक नया और गहरा तरीका दिया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सारी जो कठिन भाषा में आप लोगों के शब्द में या फिर आप लोगों के बुक में जो दिए गए हैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर बहुत ही आसानी से समझ में आई होगी। मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।